तो भैया ये आपका 2019 में क्वेश्चन आया था, राइट? आईसीएसई मैथ में। पहले हम लोग कोशिश करेंगे मैया कि सबको सिंपल कर दें, मतलब सबको हाँ साइन कॉस में ही कर दें। अभी हाँ कोई कॉसेक में है, कोई साइन में है, कोई सेक में है, कोई टैन में है, कोई काउट में है, तो दिमाग खर्चा होगा। तो सिंपल फॉर्म में ले आएंगे तो इजी हो जाएगा। तो आपका देखिए पहला फार्मूला आपका जो था वो है आपका कि कॉसेक थीटा जो होता है वो आपका 1/sin थीटा होता है। हाँ तो पहला फार्मूला है आपका कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो इस हिसाब से लिख दिया 1/sin थीटा और माइनस साइन थीटा को वैसे ही छोड़ दिया। अब नेक्स्ट फार्मूला आपका होता है मैया कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो इसको लिख दिया 1/cos थीटा और बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट फार्मूला आपका होता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। और सिमिलरली में ये आपका cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा। जिसका मतलब होगा कि tan थीटा की जगह लिख दिया sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा की जगह लिख दिया आपका cos थीटा बाई sin थीटा उल्टा। हाँ, और यहाँ पे इसको +1 कर दिए। अब यहाँ पे इसको और आप तोड़िएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। और यहाँ पे भैया क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपका नेक्स्ट फार्मूला आपका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए और इसको ऐसे ही छोड़ दिए साइन थीटा। सिमिलरली अब आपको देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ऐसे ही छोड़ दिए। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। तो आप लिखिए 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखिए कौन कौन कट रहा है। तो ये साइन थीटा से एक कट जाएगा और ये कॉस थीटा से एक कट जाएगा और फिर इस कॉस थीटा से बाकी वाला पूरा कट जाएगा और इस साइन थीटा से ये भी पूरा कट जाएगा। तो आपको कट के आउटपुट क्या आ गया बराबर 1 बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। अब मान लीजिए मैं किसी कारणवश से आप नहीं सोच पाए उधर, तो अगर नहीं हो पाएगा तो आपको जो लास्ट वाला तरीका था ना आप हाँ तो इससे एक बार सॉल्व किया जाता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका h/p, राइट। साइन थीटा बराबर में आपका हो जाएगा p/h। सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका h/b। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका b/h। टैन थीटा बराबर आपका हो जाएगा p/b। और फाइनली आपका कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/p। और सबसे लास्ट वाला जो फार्मूला होता है आपका h² बराबर p² प्लस b²। ये आपका फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए ऑलवेज। तो अब मैं यहाँ इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व कीजिएगा तो कॉसेक थीटा की जगह आप लिख दीजिएगा h/p माइनस p/h। सेक थीटा की जगह लिख दीजिएगा h/b माइनस b/h। और इसकी जगह लिख दीजिएगा टैन थीटा की जगह p/b प्लस b/p। सही है। अब आप इसको मैं हाँ अब इसको कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ph, यहाँ पे आ जाएगा आपका h² माइनस p²। और यहाँ पे आपका आ जाएगा bh और यहाँ पे आ जाएगा आपका h² माइनस b²। और यहाँ पे कीजिएगा तो आपका आ जाएगा pb और यहाँ पे आ जाएगा p² प्लस b²। देखिए h² माइनस यहाँ देखिए h² प्लस p² बराबर क्या होता है, सॉरी h² बराबर p² प्लस b² होता है। इस फार्मूला को अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा h² माइनस p² बराबर b²। और यहाँ पे कीजिएगा तो h² माइनस p² बराबर p²। और यहाँ पे कीजिएगा p² प्लस b² थर्ड फैक्टर में तो ये 1 हो जाएगा। और बाकी को ऐसे ही लिख दिए ph इंटू bh इंटू 1। ये हो गया। अब आप देखिए क्या क्या कट जाएगा। ये p एक इससे कट जाएगा और इस b से एक ये कट जाएगा। और फाइनली आपका तो देखिए मैं ये p² प्लस b² 1 तो लिख दिए थे, तो ये 1/p भी लिखना भूल गए थे हम।
तो ये आपका 1/PB। तो अब हम काट रहे थे, तब देखिए अब आपका गलती ये की है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है ना। हाँ। ये देखिए, ये ना, तो यहाँ पे आपका बेसिकली 1 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था आपका एच स्क्वायर। एच स्क्वायर हो गया तो देखिए अब कट जाएगा, तो अब बच गया अभी इन दोनों को काटने के बाद आपका बच गया बी पी इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू बी पी। ये बी पी से कट गया, ये इससे कट गया, तो बराबर 1 आ गया आपका आर एच एस प्रूव्ड। तो यहाँ हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर। हाइट एंड डिस्टेंस में जो रिक्वायर्ड आपका इन्फॉर्मेशन था, मतलब नॉलेज था, वो ऑलरेडी आप गैदर कर चुकी हैं। अब बेसिकली आप जो भी आप पढ़ने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल यूज पढ़ने वाले हैं। तो अब इसमें आपको बस दो कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो ऑलवेज जमीन से मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वहां से, मतलब आप हमेशा ऊपर की तरफ देख रही हैं उस केस में। एंगल देखिए, ये बंदी बच्ची ऊपर दिख रही है ना, लाइन ऑफ साइट ऊपर देख रही है। और मान लीजिए कि उसी केस में जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप, ये बच्ची मान लीजिए ऊपर रहती और जमीन पे नीचे देख रही होती, मतलब नीचे देखिएगा, लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ है, तो ये बेसिकली को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम रहता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो अब जाते हैं हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो देखिए, मैं ये क्वेश्चन है आपको दिया हुआ कि आपको ये बिल्डिंग दिया हुआ है, ये बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग को बोला जा रहा है तो इसको जस्ट प्रेजेंट किया है कि ऐसे यहाँ पे शुरू किया है। तो इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है आपका, ये बिल्डिंग का ऊंचाई है, मतलब रियल बिल्डिंग यहाँ है। तो और तो इस बिल्डिंग से ये आदमी आपका 50 मीटर दूर खड़ा है, जमीन पे, जमीन पे खड़ा है, ये सरफेस है आपका। और बोला जा रहा है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या हो गया कि वो ऑलवेज ऊपर देख रहा है जमीन से, मतलब कि नीचे खड़ा होगा यहाँ पे जमीन पे, ये 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये बोल रहा है कि इसका इसका वैल्यू निकाल के बताओ एक्स का, इसका। तो आपको देखिए, आपको एंगल मालूम है, आपको बेस मालूम है, तो आप हाइट तो निकाल ही सकती हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका x/50, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका √3, और थीटा बराबर 60 डिग्री है ऑलरेडी, तो हो जाएगा कि √3 बराबर x/50, मतलब कि x बराबर 50√3। तो इस क्वेश्चन में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र किया जा रहा है, आपको जस्ट विजुलाइज करा रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 72 मीटर हाई वर्टिकल क्लिफ, बोल रहा है कि कोई वर्टिकल क्लिफ है, मतलब क्लिफ मतलब पहाड़ का जो बना होता है ना, तो इस वर्टिकल क्लिफ से कोई आदमी देख रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल क्लिफ, जिसका ऊंचाई 72 मीटर है। अ बोट हैज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 32 डिग्री, मतलब बोल रहा है कि यहाँ से हम देख रहे हैं तो एक बोट हमको दिखाई दे रहा है, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 32 डिग्री है। मतलब कहने का ये भी मतलब है कि अगर यहाँ से कोई बंदा देख रहा होगा, यहाँ से बोट से इस आदमी को, तो ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल जमीन से, जो नियरेस्ट एंगल बनेगा, वो आपका बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, नियरेस्ट एंगल। मतलब ऐसे भी तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे भी तो बना सकता था, वो भी सही है, पर जमीन से आपको करना है ना, तो जमीन से जो सबसे नियरेस्ट एंगल बन रहा है वो लेंगे। तब वो करती तो ये भी 32 डिग्री आता है आपका। और दूसरा चीज में यह कि जो फेसिंग है, बेसिकली ट्रायंगल तो आपका ये बन रहा है ना, तो ट्रायंगल ये बनेगा, तो आप इस एंगल को लेकर क्या करेंगे, इस एंगल से भी फाइनली आपको ये एंगल निकालना होगा 32 डिग्री। तो कहने का मतलब हो गया कि जो ट्रायंगल बन रहा है उसके अंदर वाला एंगल को ही बोलते हैं। तो ये आपका देखिए जो 32 डिग्री है वो आपका यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस बंदे के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, और अगर कोई यहाँ बंदा खड़ा है तो इसके लिए वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, क्योंकि वो नीचे देख रहा है ना डिप्रेस तरीके से। और एक चीज और नोटिस कीजिए मियाँ, कि अगर एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, जो ट्रायंगल हम बना है इसके अंदर, ये वाला क्लिप को फेसिंग करके जो ट्रायंगल बना है उसके अंदर जो 32 डिग्री है वो उस ट्रायंगल के अंदर है, देख रही हैं। यहाँ पे अगर कोई खड़ा रहता और इस दीवार को देखता तो ये ट्रायंगल बन जाता, और ट्रायंगल बनता तो इस आदमी का एंगल जो है वो 32 डिग्री, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर कोई यहाँ खड़ा रहेगा तो उसके लिए तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा ना, उसके लिए अगर कोई यहाँ से आदमी देखेगा तो उसके लिए ट्रायंगल ऐसे बनेगा, उसका कैलकुलेशन ऐसे होगा इस वाले ट्रायंगल में। तो तो इसमें देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बेसिकली बाहर चला गया, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यहाँ भी 32 डिग्री और यहाँ भी 32 डिग्री। पर आप बस ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है मतलब कि कोई आदमी ऊपर खड़ा है और यहाँ पे हम नीचे हैं, और वो उसका जो लाइन ऑफ साइट है,
तो बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल से जो नियरेस्ट एंगल बने हर एक केस में। तो अगर नीचे आप खड़ा रहिएगा, मान लीजिए कि आप यहाँ खड़ी हैं, इस जमीन पे खड़ी हैं, तो इस जमीन से आपका जो नियरेस्ट एंगल बनेगा वो आपका ये बनेगा थीटा। और मान लीजिए, इमेजिन कीजिए मियाँ कि आप यहाँ खड़ी हैं, तो आप यहाँ खड़ी होंगी तो उसका हॉरिजॉन्टल तो लाइन बनेगा ना कोई। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नियरेस्ट एंगल बनेगा ये वाला, ये भी थीटा होना चाहिए, जो है भी, क्योंकि पैरेलल है। तो जो नियरेस्ट बन रहा है उसको ले रहे हैं। अगर ऊपर खड़ी हैं तो ऊपर खड़ी हैं तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा उसको ले लेंगे, मतलब कि हम इस ट्रायंगल में घूमते रहेंगे ऐसे। बता तो सेम में है, इसका एक्स होगा लेंथ, इसका भी एक्स होगा, और ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा। बट सहूलियत के लिए बोल रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, यू गॉट द पॉइंट राइट। इस क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि इसका हाइट दिया हुआ है कि क्लिफ का इतना हाइट है, और ये भी बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 32 डिग्री है। बहुत बच्चा लोग क्या करता है कि गलती कर देता है और इसको 32 डिग्री बना देता है। ये 32 डिग्री नहीं है, एक्चुअली ये 32 डिग्री है। ये वाला 32 है। हाँ हाँ, तो अगर ये 32 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री बन रहा है ऐसे पूरा ट्रायंगल, तो ये बेसिकली 68 डिग्री होगा ना। हाँ अगर आप इसको गलती से इसको 32 डिग्री बना दीजिएगा तो ये 68 डिग्री बन जाएगा, जो और पूरा आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। और ये 68 कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे डिसाइड करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हाटएवर इट इज, आप सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बोला तो आप नीचे रखिएगा खुद को, और हॉरिजॉन्टल से जो नजदीक का एंगल बनेगा ना उसको ले लीजिएगा। मतलब समझिएगा कि फर्स्ट एक्सिस में चल रहे हैं, और अगर ऐसे कर दिए तो ये वाला मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अगर आप ऐसे देख रही हैं उधर की तरफ, तब ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और मान लीजिए कि आप एकदम ऊपर से देख रही हैं ऐसे, आप ये जमीन है और आप ऐसे देख रही हैं, तो इसमें देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन आपका जमीन से किस ये बनेगा सबसे नज़दीक वाला, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। यहाँ से आप देख रही हैं, यहाँ से। सिमिलरली मान लीजिए कि आप ऊपर खड़ी हैं और ये जमीन है, और आप ऐसे देख रही हैं, और यहाँ पे आप हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे तब ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इसको नहीं बोल दीजिएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बहुत बड़ा चला गया ना। तो बड़ा वाला को नहीं लेना है, जो भी सबसे नजदीक का होगा हॉरिजॉन्टल खींच के वो थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना है कि ये वाला 32 डिग्री है, ये 32 डिग्री नहीं है, ये 68 डिग्री है। तब इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग अपना सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं कि इसको 32 डिग्री बना लेते हैं, सॉरी 30 डिग्री बना लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्लिफ है जिसका ऊंचाई 72 मीटर है, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है नीचे बोर्ड को देख रहा है, देखिए बोल भी रहा है कि टॉप से देख रहा है, टॉप से देख रहा है मतलब बोर्ड नीचे ही होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो देखिए ये 30 डिग्री हो गया, और सिंपली हम ऐसे कर दिए तो ये भी 72 मीटर हो जाएगा। और इसका मान लीजिए एक्स निकालेंगे तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री इस ट्रायंगल में से tan 30 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 72/x। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका 1/√3, तो 72/x। एक्स का वैल्यू आपका जो भी निकल जाएगा 72√3। जब तो एक्स का वैल्यू अगर 72√3 निकला तो इसका भी लेंथ आपका सेम ही होगा। तो ये आंसर हो गया। तो ये मैया क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सरसाइज 22 का सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 4 है राइट। देखिए अब इसमें दिया है कि टू पीपल स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर इन अ स्ट्रेट लाइन विथ इट। अब भाई हमको नहीं मालूम है कि टावर के ऊपर खड़ा है, मान लीजिए कि ये टावर होता है, ये टावर होता है आपका, ये टावर है, ये टावर है आपका, मतलब दीवार है पूरा, और ये उसका छत है। तो हमको नहीं मालूम था कि सेम साइड मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे कि सेम साइड में ऐसे कुछ भी हो सकता है। हम शुरू में यही सोच रहे थे कि छत पे खड़ा है लोग, पर हम फिर आगे पढ़े, देखिए वहां से कंफ्यूजन क्लियर हो गया। बोल रहा है टू पीपल स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर इन स्ट्रेट लाइन विथ इट, मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर। बोल रहा है कि टॉप ऑफ टावर का वो बंदा लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट कर रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज जमीन पे रखे होता है राइट। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो हम सोच रहे थे कि लोग छत पे खड़ा है वो गलत है, वो लोग जमीन पे खड़ा है कहीं। तो जमीन पे खड़ा है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक आपका टावर बनाएंगे। ये आपका बड़ा सा टावर है। अब इस टावर पे बोला जा रहा है कि इसका ये लोग अब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने का सोच रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि लोग कहीं जमीन पे, और बोल रहा है कि एक ही साइड खड़ा होगा, सेम साइड। ध्यान दीजिएगा, देखिए सेम साइड लिखा है यहाँ पे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक आदमी यहाँ खड़ा होगा तो दूसरा आदमी यहाँ खड़ा होगा, दोनों एक ही तरफ खड़ा है। तो बोल रहा है और दोनों इसका एंगल ऑफ एलिवेशन नाप रहा है, मतलब कि दोनों स्ट्रेट लाइन में है, मतलब एक ही लाइन पे दोनों है। तो इसका एक बंदा मान लीजिए कि यहाँ खड़ा है जमीन पे, ठीक है। और आप इमेजिन कीजिए कि दूसरा बंदा जो है वो आपका यहाँ खड़ा है, मान लीजिए यहाँ खड़ा है।
ठीक है, तो अब आपको बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब यहाँ से खड़ा होके टॉप ऑफ टावर का एलिवेशन नाप रहा है, तो एक का 25 डिग्री है और एक का 50 डिग्री है। तो आपको दिया नहीं है कि ऑर्डर, तो आप पर ये फोटो बनाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन 25 डिग्री है और कौन 50 डिग्री है। हाँ, तो इसमें ग्रीन वाला एंगल कितना होगा बताइए तो? इसमें ये ग्रीन वाला एंगल हो जाएगा 25 या 50 में से चुनना है, दोनों में से कोई एक। तो मान लीजिए कि ये आपका ए, बी, सी और डी है। ये सी वाला बंदा यहाँ है, डी वाला बंदा यहाँ है। अब आपको 25 और 50 एंगल में से कोई चुनना है। तो देखिए जैसे जैसे हम ये बंदा जैसे जैसे दीवार के नजदीक जाना शुरू करेगा, वैसे वैसे एंगल इसका बढ़ते जा रहा है। हाँ हाँ जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो एकदम दीवार से उसका एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब उसको पूरा मुड़ी ऊपर करके देखना होगा दीवार को, यहाँ पे पहुंच के यहाँ पे। तो देखिए अब कहने का मतलब ये है कि दो बंदा है, तो जो दीवार के सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसको उतना ही अपना मुड़ी ऊपर करके देखना होगा, हाँ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ज्यादा होगा, मतलब कि ये 50 डिग्री होगा हाँ और ये आपका 25 डिग्री होगा। हाँ समझ गई? हाँ तो जब ये क्लियर हो गया, मेन देखिए ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ याद रखिएगा, अभी तक आप जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ी हैं उसमें बेसिकली आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके आप कर सकती हैं एवरीथिंग। और यहाँ पर भी सेम ही है, आपको ऑलवेज ट्राई करना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का आता है, याद रखिएगा ये ट्रिक है, एक्चुअली दिस इज द वे यू शुड डू एक्चुअली। जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रॉ द पिक्चर। आप पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा ना तो एवरीथिंग विल बिकम सिंपलर। तो यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करने के बाद ही हमको मालूम चला ना कि 50 डिग्री वाला ज्यादा नजदीक है, मतलब ऐसे है, मतलब एंगल से ही हमको मालूम चला कि एक ज्यादा नजदीक होगा एक दूर होगा। पर अगर आप इसी को चेंज कर दीजिएगा, इसको 25 और इसको 50 कर दीजिएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ज्योमेट्रिकली पॉसिबल, एंड ऑब्वियसली सेकंड ऑफ ऑल आप ज्योमेट्रिकली गलत कर दी तो आपका आंसर भी गलत ही आएगा, ऑब्वियस है। तो इस केस में देखिए मैं यहाँ, तो इस केस में हम क्या करते हैं, आपका पहले इस ये वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल में अगर आप चलिएगा तो आप आराम से लिख सकती हैं, और मान लीजिए कि बी सी का वैल्यू x है और इसका वैल्यू y है, और आपको बोल रहा है बेसिकली कि द हाइट ऑफ टावर इज 70 मीटर। तो टावर का हाइट भी आपको दिया हुआ है कि टावर जो है वो 70 मीटर का है। तो अब देखिए, तो आप रेड वाला ट्रायंगल में चलेंगे, मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी में घूम रहे हैं। ट्रायंगल ए बी सी में हम आराम से बोल सकते हैं कि tan 50 डिग्री बराबर 70/x, और tan 50 डिग्री का वैल्यू आपको दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के थ्रू। तो उस हिसाब से tan 50 डिग्री का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.4663 आएगा आपको कैलकुलेट होके। तो इस हिसाब से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 70/0.4663, एंड इसका मतलब हो गया कि आपका कैलकुलेट हो गया 150.118 मीटर आ जाएगा। x का वैल्यू निकल गया। अब आपको ट्रायंगल ए बी डी में चलना है। तो कहने का यह मतलब हो गया कि अगर आप ट्रायंगल ए बी डी में चलिएगा तो ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल में चलना है आपको। तो इस ट्रायंगल में अगर आप चलिएगा तो देखिए यहाँ पे फिर से आप लगा सकते हैं कि tan 25 डिग्री बराबर 70/x प्लस वाई, और आपको tan 25 डिग्री का वैल्यू दिया रहेगा ऑलरेडी क्वेश्चन में। आपको इसका वैल्यू होगा 1.1918। 70 x का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुकी हैं 150.118 प्लस वाई। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा, और ये आंसर हो गया आपका। तो ये में आपका एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन है। देखिए आपका पहला चीज हमको फोटो बनाना है। बोल रहा है कि एक लैडर इज placed along a wall such that its upper end is resting against a vertical wall। मतलब बोल रहा है कि एक दीवार है लंबा सा बड़ा खड़ा हुआ वर्टिकल वॉल, उस पर आप सीढ़ी लगाई है, और सीढ़ी का जो ऊपर हिस्सा है वो दीवार के अगेंस्ट खड़ा है, मतलब रुका हुआ है। बोल रहा है फुट ऑफ द लैडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो देखिए आपको फोटो बना रहा है, ये आपका दीवार है, सॉरी ये आपका दीवार है, और इस दीवार को कलर दे दिया, और उसके बाद बोल रहा है आपको कि इसके और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा आपका। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जमीन का, ये जमीन है आपका, और उसके बाद बोला जा रहा है कि एक सीढ़ी लगाया गया है। तो आपका सीढ़ी एक लगा दीजिए। तो आप एक सीढ़ी लगाइएगा तो ये सीढ़ी मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है, ये आपका सीढ़ी है। अब बोला जा रहा है कि फुट ऑफ द लैडर, मतलब फुट ऑफ लैडर मतलब ये फुट ऑफ लैडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम दी वॉल, और वॉल ये आपका ये है, मतलब बोल रहा है कि ये डिस्टेंस जो है वो आपका 2.4 मीटर है।
और द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 68 डिग्री विद द ग्राउंड। 68 डिग्री ये होगा, आपको हमेशा बोले थे कि जो नजदीक होगा जमीन से वो एंगल लेंगे, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर भी लिखा रहता तो ये 68 डिग्री होता। तो ये 68 डिग्री बोल दिया, मतलब इसको 68 डिग्री नहीं कर सकते हैं ना। बहुत लोग हो सकता है कि जो दीवार है उसको यहाँ बना दे, मान लीजिए दीवार यहाँ बनाइएगा और ये जमीन है तो ये 68 डिग्री यहाँ रहता है। तो जो सबसे छोटा एंगल होगा ना उसी को लेना है। दीवार खड़ा कर दिए पहले, उसके बाद आदमी को खड़ा कर दिए, इधर खड़ा किया तो ये 68 डिग्री बनेगा, दीवार की इस तरफ खड़ा किया तो 68 डिग्री ये बन जाएगा। और उसके बाद 2.4 मीटर दिया हुआ है, एंगल भी कर दिया, तो बोल रहा है फाइंड द हाइट अप टू विच लैडर रीचेज। बोल रहा है कि लैडर कितना दूर तक पहुंचा है, दीवार तो बहुत बड़ा भी हो सकता है ना। बोल रहा है कि जहाँ तक सीढ़ी पहुंचा है दीवार पे वो लेंथ निकालिए, मतलब बोल रहा है कि ये निकालिए। और एक्चुअली हम लोग यही निकाल सकते हैं, उसके ऊपर कितना गया वी कैन नॉट डिसाइड, वी डू नॉट नो, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम लोग सिर्फ यही निकाल सकते हैं। तो अगर इसके निकालना होगा तो देखिए अब इसमें आपको पी दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है, tan 68 डिग्री लगाइए बराबर पी वाई 2.4। 60 डिग्री का वैल्यू आपको दिया रहेगा, तो मान लीजिए इसका वैल्यू आपका ग्रेटर देन कुछ आएगा लाइक 1.9 और समथिंग आएगा, बराबर पी वाई 2.4। तो पी का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक चीज में आप नोटिस कीजिएगा कि आपको सीरियसली नहीं मालूम है कि इस पॉइंट के बाद ये दीवार कितना ऊंचा है। हो सकता है कि ये दीवार आपका इन्फिनिटी तक गया हो, आपको कोई आइडिया नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन बता सकती हैं कि ये दीवार सीढ़ी यहाँ तक पहुंचा है, उसके ऊपर ये दीवार कितना बड़ा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे देखिए मियाँ बोल रहा है कि एक पतंग है जो धागे से जुड़ा हुआ है, तो बोल रहा है कि ऑब्वियसली पतंग है तो आसमान में उड़ेगा, तो बोल रहा है कि जो धागा का लंबाई है वो निकालिए। धागा का लंबा, तो मान लीजिए कि ये आपका पतंग आपका यहाँ कहीं उड़ रहा है ये वाला, और तो और आप यहाँ से उड़ा रही हैं जमीन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे आप खड़ी हैं जमीन पे, ये वाला, और उसके बाद आप एक पतंग उड़ा रही हैं यहाँ से ऐसे, एंड ऑब्वियसली आप पतंग उड़ा रही हैं तो पतंग किसी ऊंचाई पे खड़ा होगा जमीन से। तब आपको दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कि इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा, तो आपसे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछने का इसका ये मतलब हो गया कि इसका जो क्या इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का लेंथ आपसे बेसिकली पूछ रहा है। तो और देखिए क्या दिया हुआ है कि व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर, तो हाइट ऑफ काइट 60 मीटर ये है आपका, और साथ में क्या बोल रहा है स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब ये 30 डिग्री है, यहाँ से आप पूरा बना रही हैं, तो आपको बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू मान लीजिए h है, तो यहाँ पे आपको इसका और इसका वैल्यू मालूम है, तो आप लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर पी वाई एच। पी आपको दिया हुआ है 60, एच निकालना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 60/2 मतलब एच बराबर 120 मीटर। लास्ट में यूनिट जरूर लिखेगा आप, यहाँ पे देखिए मीटर, और उसके बाद आंसर लिखेगा, और ये भी लिखेगा आंसर ऐसे करके क्वेश्चन में। फायदा ये होता है कि टीचर को मालूम रहना चाहिए कि आप मतलब ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखेगा, इट ऑल्सो मेक सेंस, बट इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि आपका आंसर ये खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, तो बोला जा रहा है कि बच्चे का जो हाइट है वो 1.6 मीटर है, मतलब ये 1.6 मीटर है, और बोल रहा है कि 20 मीटर टावर से खड़ा है, ये 20 मीटर टावर से खड़ा है, ये आपका टावर है। बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, हम एक चीज एंगल ऑफ आंख तो इसका यहाँ है ना, ये ऐसे देख रहा है ना, राइट। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से लेंगे ना, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का ये मतलब नहीं होता कि जमीन से लेंगे, जहाँ से आप देख रही हैं वहां से लेंगे। तो इसका हाइट यहाँ है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि हाइट ऑफ टावर निकालिए, तो सबसे पहले आप ये निकालिए, तो आपको ये मालूम है 20 मालूम है, ये भी 20 है, तो tan 75 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, बराबर पी वाई बी, मतलब एक्स मान लीजिए, और ये एक्स है, एक्स बाई 20, मतलब कि एक्स बराबर भी 20 हो जाएगा। तो आपको ये 20 निकल गया, ये आपका 20 निकल गया ये वाला पार्ट, और ये ऑलरेडी आपको मालूम है कि 1.6 है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 + 1.6, 21.6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आई है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेसिकली इट्स ऑल ए स्टोरी एक्चुअली, और स्टोरी पढ़ के आपको पहले फोटो ड्रॉ करना है, डायग्राम, और डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा ना, तो डायग्राम जैसे ही ड्रॉ कीजिएगा 70% क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है कि एक ट्री है, ट्री टूट गया है, और टूटने के बाद जो पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जमीन पर गिर के 75 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड। तो पहले उसका फोटो बनाते हैं, मान लीजिए कि ये ट्री, हमें
पेड़ है जो जमीन पे गिर गया है, और जमीन पे गिरने के बाद जो गिरा हुआ डाली है वो आपका जमीन से 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। और साथ में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो गिरने के बाद जो जमीन से जो गिरा हुआ डाली है वो आपका 75 डिग्री ग्राउंड से एंगल बना रहा है, और उसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है 15 मीटर। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक पेड़ था ऐसे, और टूटने से पहले ये पेड़ आपका ऐसे था, ऐसे, और टूटने के बाद क्या हुआ है कि ये पेड़ आपका ऐसे गिर गया है जमीन पे, ठीक है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इमेजिन कीजिए कि टच कर रहा है सब कुछ। तो बोल रहा है कि इसका एंगल है आपका 75 डिग्री। साथ में दिया हुआ है कि पेड़ का जो टूटा हुआ तना का जो है वो आपका पेड़ के जड़ से 15 मीटर दूर है। टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 15 मीटर। मतलब ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, तो ये आपका 15 दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेड़ का ऊंचाई बताइए, टूटने से पहले क्या ऊंचाई था। मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक का आपका एक्स डिस्टेंस थी, लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो वाई था। तो ये पेड़ टूटा है तो मतलब कि इसका भी डिस्टेंस वाई वाई ही होगा, टाली टूट के ऐसे नीचे गिरा है तो। हाँ तब आपको बेसिकली एक्स और वाई निकालना है। अगर आप एक्स और वाई निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर होगा एक्स प्लस वाई, जो पेड़ का ओरिजिनल ऊंचाई था। तो आपको मैं ये देखिए, आपको 15 45 एक्स वाई निकालना है, तो आपको वाई निकालने के लिए फॉर वाई के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, मतलब कि कॉस 45 डिग्री बराबर बी है आपका 15, एच है आपका वाई, और ये आपका होता है 1/√2 15/y, मतलब कि y बराबर 15√2। अब हम फॉर एक्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं। एक्स निकालने के लिए देखिए एंगल दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो पी बाई बी लगा देंगे। दूसरा भी फार्मूला लगा सकते हैं आपका मन करता है तो। tan थीटा बराबर होता है आपका पी बाई बी, तो tan 45 डिग्री, पी है आपका एक्स, बी है आपका 15, और ये tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, मतलब कि एक्स बराबर 15 मीटर। तो आपको हाइट ऑफ ट्री निकालना है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ओरिजिनल ट्री। हाइट ऑफ ओरिजिनल ट्री क्या है आपका एक्स प्लस वाई, मतलब कि 15√2 प्लस 1 प्लस 15 बराबर बेसिकली आपका कुछ अराउंड 31 आ जाएगा आपका, 31 मीटर आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ जस्ट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बेसिकली बोल रहा है कि दो वर्टिकल पोल है रोड पे, रोड के दोनों साइड पे। तो मान लीजिए कि आपका रोड है, रोड के एक तरफ एक वर्टिकल पोल ऐसे लगा हुआ है, और रोड के दूसरी तरफ एक वर्टिकल पोल ऐसे लगा हुआ है। आपको नहीं मालूम है कि दोनों का लंबाई क्या है राइट नाउ, तो आप समझ लीजिए कैसे है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, जो भी है। तो बोल रहा है कि और बोल रहा है कि एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी है जिसका लंबाई 30 मीटर है। बोल रहा है कि अगर इस लैडर को एक पोल के अगेंस्ट लगाते हैं तो कभी पहला एंगल ये बनाता है 32 ही इतना, एंड जब उसको दूसरे एंगल करते हैं तो ये रोड के साथ इतना बनाता है। यहाँ पे देखिए एंगल विद द पोल कर रहा है, और कुछ अंतर नहीं है। एंगल विद द रोड अगर आप फोटो बना लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, सिंपल है। तो अगर ये पोल 1 है, ये पोल 2 है, मान लीजिए कि लेडर यहाँ है, तो पहली बार ये आपका ऐसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम इसके लिए। तो ये बोल रहा है कि व्हेन लैडर इज अगेंस्ट द पोल 1 इट मेक्स एन एंगल इतना विथ द पोल। समझ रही हैं, विथ द पोल मतलब विद द पोल मतलब कि ये एंगल का बात कर रहा है। और ये एंगल आपका क्या दिया हुआ है 32, मान लीजिए कि थीटा बराबर 32 डिग्री 24 सेकंड है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका दिया हुआ है कि ये थीटा है। अब आप दूसरा केस में जाइए। दूसरा केस में क्या बोल रहा है कि व्हेन इट टर्न टू रेस्ट अगेंस्ट अनदर पोल इट मेक्स एंगल विद द रोड। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे लगा है कहीं भी, तो बोल रहा है कि अब ये एंगल आपका थीटा है। और उसके बाद तो आपको मालूम ही है, अब आपको बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो, एक्स बराबर वाट। तो आप क्या कीजिए कि इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए x2, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। और साथ में आपको क्या दिया हुआ है, इसका लेंथ भी 30 दिया हुआ है, इसका भी लेंथ भी 30 दिया हुआ है। और थीटा का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आएगा। तो अब आपको इस ट्रायंगल में x1 निकालना है, तो आप सिंपली लिख लीजिएगा। क्या लिखेगा, आपको ये निकालना है। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर हम लिखे यहाँ से मैं ये वाला ट्रायंगल के लिए कि tan थीटा बराबर क्या होगा आपका टी वाई, सॉरी tan थीटा बोल रहे हैं, सॉरी। आपका हमको x1 निकालना है ना, तो x1 निकालना है तो sin थीटा से निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका P/H हाँ, तो यहाँ p क्या है आपका x1, x1 हाँ और x1 h 30। हाँ, तो यहाँ से आप
साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से, तो x1 निकल गया। हाँ। अब आप दूसरे ट्रायंगल में जाइए, इस ट्रायंगल में आपको ये निकालना है x2 निकालना है, तो हम cos थीटा का वैल्यू फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, तो cos थीटा बराबर x2/30। cos थीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, आप x2 निकाल लीजिएगा और सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2। क्वेश्चन नंबर 12 का में सिर्फ पिक्चर ड्रॉ किया जाएगा, राइट। तो ये आपको बोला जा रहा है कि एक फ्लैग पोल है, तो नॉर्मली फ्लैग पोल आपका ऐसे होगा, और उसके बाद बोला जा रहा है कि ये फ्लैग पोल से 9 मीटर दूर है। हो रहा है फर्स्ट केस में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 28 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द पोल इज 30 डिग्री। ये फ्लैग पोल आपका बेसिकली किसी जमीन पे ऐसे बना रहता है ना, तो ये आपका जमीन है, जमीन के अंदर खड़ा हुआ है, और जमीन आपका समझ लीजिए कि यहाँ पे ऐसा, और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी, मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ खड़ा कर देते हैं, ऐसे आदमी खड़ा है, मान लीजिए आदमी यहाँ, जो समझ लीजिए आदमी यहाँ खड़ा है, क्योंकि आदमी का हाइट तो दिया नहीं है तो इट डजंट मैटर, राइट। तो अब उसके बाद बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 28 डिग्री, मतलब कि मान लीजिए आदमी यहाँ खड़ा है, तो इस केस में ये एंगल ऑफ एलिवेशन अभी इसका 28 डिग्री है, और जब वो बंदा बॉटम ऑफ द पोल देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द पोल इज 13 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बॉटम इसका यहाँ पे है, तो बॉटम को ड्रॉ हम लोग करते हैं, तो बॉटम को ड्रॉ कीजिएगा तो मान लीजिए ऐसा है, और ये एंगल आपका, सॉरी हाँ, और देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि यहाँ पे ऐसे कीजिएगा, और जो सबसे नजदीक का होगा, मतलब ऑब्वियसली यही है पर अब तरीका यहाँ से हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, मतलब ये एंगल आपका 13 डिग्री है, मतलब कि ये भी 13 डिग्री होगा। इसको उड़ा दीजिए, समझ में आ ही गया एंगल ऑफ डिप्रेशन से कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो बेसिकली लास्ट में आपका ये फोटो बच गया, और साथ में आपको दिया हुआ है कि ये आपका 9 मीटर है। तो वो रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप छोटा वाला ट्रायंगल में घूमिएगा, ये वाले में, ये वाले में घूमिएगा, तो ये वाले में घूमिएगा मैं यहाँ, तो इस हिसाब से आपका देखिए क्या हो जाएगा, लिख सकती हैं आप tan 30 डिग्री, ये मान लीजिए P1 है, ये वाला हाइट, और ये वाला हाइट आपका P2 है, तो tan 13 डिग्री है, सॉरी tan 13 डिग्री बराबर P1/9, फर्स्ट इक्वेशन tan 13 डिग्री का वैल्यू दिया रहेगा। और दूसरी बार आप क्या कीजिएगा कि पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में घूम जाइएगा, मतलब इसमें और इसमें सब में, तो इसमें और इसमें सब में घूमिएगा, तो होगा क्या कि बड़ा वाला ट्रायंगल में आपका हो जाएगा tan 28 डिग्री बराबर P1 प्लस P2/9। अगेन आपको वैल्यू कुछ दिया रहेगा, तो आपको दो इक्वेशन मिल गया, मतलब एक में आपको मिल गया P1 बराबर 9 इंटू सम वैल्यू, 9 इंटू सम वैल्यू, और दूसरा इक्वेशन P1 प्लस P2 बराबर सम वैल्यू। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का वैल्यू निकल जाएगा P1 P2 का। तो उसके बाद बेसिकली P2 का वैल्यू P1 के थ्रू ही निकलेगा, बेसिकली पहले P1 कैलकुलेट कीजिएगा और P1 का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो इससे P2 का वैल्यू निकल जाएगा और P2 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए बाय मियाँ। बाय अम्मा। चलिए, खुश रहिए। सलाम।